नमस्ते दोस्तों। दिल की बात अपनों के साथ भाई गौरव गुंजा गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरी पिछली कहानी बैकबोन को इतना स्नेह इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ वारिस। वारिस मैंने सन 2017 में, जब मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश में था, तब लिखी थी। दोस्तों, मैं कटनी मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। कटनी बुंदेलखंड के नज़दीक का एरिया है। तो आपको इस कहानी में कुछ बुंदेली शब्द भी सुनने को मिलेंगे। सुनिए मेरे साथ वारिस, क्योंकि इसमें खुशबू है अपने खेत की, खलिहान की, मिट्टी की, गांव की। सुनिए वारिस, क्योंकि ये आपके अंतर्मन को झकझोर कर रख देगी और कुछ सोचने पर जरूर मजबूर करेगी। सुनिए वारिस। हर त्योहार, दिवाली हो या होली, राखी या दशहरा, नानी घर के चबूतरे को गोबर से लीपती और फिर छुई से उसके चारों ओर बॉर्डर बनाती। हमारे बुंदेलखंड में कच्चे घरों को जिस सफ़ेद मिट्टी से पोता जाता है, उसे छुई कहते हैं। फिर अम्मा उसके बीचों बीच सुंदर सी रंगोली बनाती। जब भी याद करता हूँ तो वो सारे लम्हे एक एक कर फ्लैशबैक होने लगते हैं। जब कभी बाबूजी, हाँ, उस समय आज के पापा बाबूजी कहलाते थे, तो जब कभी बाबूजी खेत से लौटकर आते तो अम्मा यानी आज की मम्मी लोटे में पानी भर के लाती। बाबूजी पहले चौखट पर ही पैर धोते, फिर आराम से खटिया पर बैठकर पानी पीते। खटिया, वो भी नेवार वाली, आजकल तो देखने भी नहीं मिलती। अच्छा, दोपहर में नानी के साथ या तो खेल खेलते या फिर नानी लगा देती नेवार कसने के काम में। खेल भी एकदम देसी, जैसे चंगा अट्टू। नानी की कुठलिया थी जिसमें नानी किसी को जाने नहीं देती थी। कुठलिया यानी छोटा सा कमरा। बस उसी कुठलिया के फर्श पर नानी चौक से चौकड़ खींचती और गोटियों के रूप में इस्तेमाल करती इमली के बीज, मूंगफली के दाने जैसे देसी तरीके। कभी चंगा तो कभी लंगड़ी, मेरी नानी एकदम बच्चा बन जाती थी मेरे साथ। और आखिर में कुछ नहीं होता तो लगा देती थी निवार कसने के काम में। एक सिरा नानी पकड़ती और निवार का दूसरा सिरा मुझे पकड़ा देती। लेकिन हर एक काम करते वक्त कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाती और उसमें सीख होती। जैसे सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, या कितने भी आगे बढ़ जाओ लेकिन अपनी मिट्टी से जरूर जुड़े रहना। उस समय बचपन में सुनी कहानियां बड़े होते होते मैं कब भूल गया पता ही नहीं चला। बाबूजी खेत पर खूब मेहनत करते और मैं भी खेत तैयार करने से लेकर बुआई और आखिर में कटाई तक पूरा साथ देता। और बदन पर होती सिर्फ धोती और माथे पर एक साफा। अच्छा हाँ, घर पर एक श्यामा भी थी और उसका एक बछड़ा, एकदम गोरा सफेद जैसे चांद का टुकड़ा। उसका नाम अम्मा ने कृष्णा रखा था। श्यामा के ही गोबर से घर को लीपते। ये नानी का देसी तरीका था साफ सफाई रखने का। आजकल तो न जाने कितने ब्रांड्स के फिनाइल और न जाने क्या क्या आ गया है। खैर, 5वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद बाबूजी ने सोचा कि इकलौता बेटा है, शहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। सो नवोदय स्कूल में दाखिला दिला दिया। गांव की मिट्टी से दूर शहर के लोगों से दोस्ती होनी शुरू हो गई। शहर ने कब मेरा मन गांव की मिट्टी से दूर खींच लिया, पता ही नहीं चला। पहले तो फिर भी गांव अम्मा बाबूजी के पास त्योहारों में चले जाया करता था, फिर गांव जाने का मन ही नहीं करता। शहर की ऊंची मीनारें, सलीके के पहनावे वाले सभ्य से लोगों ने ऐसा आकर्षित किया कि जब भी गांव के बारे में सोचता तो बस गोबर की बदबू और खेत का कीचड़ ही याद आता। सो गांव जाना लगभग बंद ही कर दिया। लेकिन हाँ, जब मेडिकल में दाखिला हुआ था तो अम्मा बाबूजी बहुत खुश हुए थे। पूरे गांव को न्योता दिया था। अरे भाई, गांव से पहला लड़का जो था, जो डॉक्टर बनने जा रहा था। अम्मा ने बूंदी तैयार की और बाबूजी ने अपने दोनों हाथों से लड्डू बनाए। उन दिनों मैं मुंबई में था। बाबूजी की चिट्ठी आई, बेटा बहुत दिनों से देखा नहीं है, हो सके तो आ जा। मैं तो डॉक्टरी में व्यस्त था। हिसाब लगाया, गांव गया तो 10 दिन खराब होंगे, इतने में तो यहाँ रहकर 10,000 कमा लूंगा। सो नहीं गया।
2 महीने बाद नानी की चिट्ठी आई। हाँ, नानी लिखना पढ़ना जानती थी। लिखा था, तेरे बाबूजी चल बसे हैं। और यह चिट्ठी मिलते मिलते शायद अम्मा भी चल बसे। बेटा खूब पढ़ लिया, खूब पैसे कमा लिए, अब गांव वापस आ जा। और हाँ, श्यामा तो अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन कृष्णा बड़ा हो गया है। याद करता है तुझे, मेरी तरह। तुझे याद है ना, कहानी सुनाती थी तुझे कि कितना भी आगे बढ़ जाना, लेकिन अपनी मिट्टी को मत छोड़ना। इस चिट्ठी के साथ तेरे लिए कुछ भेज रही हूं, जल्दी से आ जा। तेरी नानी। पन्नी खोली तो उसमें मिट्टी थी, मेरे खेत की मिट्टी। मैं चिट्ठी पढ़ रहा था और चिट्ठी का हर एक शब्द मेरी आंखों के सामने तस्वीर बनकर उभर रहा था। नानी की चिट्ठी मेरे आंसुओं के सैलाब से डूब चुकी थी। आगे कुछ नहीं सोचा, बस रात की ट्रेन पकड़ी और अगले दिन जबलपुर और फिर बस पकड़कर अपने गांव पहुंच गया। बाबूजी की अंतिम यात्रा तो हो चुकी थी और अम्मा मरणासन खेत के बीच लेटी थी, नेवार वाली खटिया पर। अम्मा की आखिरी इच्छा थी कि जिस खेत की मिट्टी में मेहनत करके बाबूजी ने जिंदगी गुजार दी, अम्मा अपनी अंतिम सांस वहीं पर ले। मुझे देखकर अम्मा थोड़ा मुस्कुराई, आंखों से आंसू निकले और फिर चल बसी। नानी ने मेरा सा हाथ इतना जोर से पकड़ रखा था कि जैसे फिर कभी नहीं जाने देगी। उन कुछ पलों में मेरी 25 साल की पूरी जिंदगी फ्लैशबैक हो गई। खेत अब भी लहलहा रहे थे, मानो जानते हो कि उनका वारिस जरूर आएगा। अगले दिन मैं कृष्णा को लेकर खेत पर पहुंचा। शर्ट पैंट अलग रखी, बदन पर लुंगी डाली और माथे पर एक साफा। खेत पूरी ऊर्जा से लहला रहे थे और फिर एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे मेरे कानों में कुछ कह गया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने आंखें बंद की और अम्मा बाबूजी का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ गया। थैंक यू। तो ये थी वारिस।